नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए एक बार और। लगातार जो हमारी वीडियो अपलोड हो रही है उसी श्रृंखला में एक बार और मैं तीसरी एक्सरसाइज लेकर आया हूं आपकी 10th क्लास मैथ्स की, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देखो क्या पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3 में, तीसरी जो हमारी प्रश्नावली है। पहली बात तो यह है कि अब तक तो हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ एक चर में पढ़ा था समीकरण। अब वो द्विघात, त्रिघात, रैखिक, रैखिक का मतलब होता है जिस चर राशि की घात एक होती है। ठीक है, मैं प्रत्येक का मतलब बता रहा हूं। दो तो ठीक है, चर राशि, दो चर राशियों का मतलब है समीकरण x और y के रूप में होना, y और z के रूप में, या s और t के रूप में, कैसे भी होना। रैखिक का मतलब होता है चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, वो होता है रैखिक। ठीक है, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे x और y के रूप में चर राशि की अधिकतम एक घाते वाले समीकरण। इनका जो रूप होता है, गणितीय जो रूप होता है इनका, वो होता है a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या है ये, हम जो ये पढ़ रहे हैं ये क्या है प्यारे साथियों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ये दोनों। आ रही मेरी बात समझ में? अब इनमें a1, a2, b1, b2 ये x और y के गुणांक हैं, और c1 और c2 ये दोनों अचर राशि हैं। देखो दो चर हैं बिल्कुल x और y के रूप में, हाईएस्ट घात एक है, इसलिए उनको रैखिक बोला जा रहा है। यदि दो होती तो द्विघात समीकरण बोलते, तीन होती तो त्रिघात समीकरण बोलते। अब आ जाइए बात पर। इन समीकरणों के आधार पर हम अंदाज लगाएंगे कि जो रेखाएं हैं, जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, उनके हल कैसे होंगे, और समीकरण युग्म कैसा होगा, और उनकी ग्राफीय स्थिति कैसी होगी। किस चीज का अंदाजा लगाएंगे, रेखाएं कैसे होंगी, उनके हल कैसे होंगे, समीकरण युग्म कैसा होगा, और उनकी ग्राफीय स्थिति क्या होगी। तो मैं इन चारों चीजों को अभी लिख देता हूं। यहां लिखेंगे रेखाएं, ठीक है, यहां लिखेंगे उनके हल, यहां लिखेंगे उनके समीकरण युग्म, और यहां लिखेंगे उनकी ग्राफीय स्थिति। ठीक है, और यहां उनका जो सामान्य रूप है वो क्या है। ये इस प्रकार से मैं इनका तीन कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, और तीनों कंडीशन में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, देखो। पहली कंडीशन है प्यारे साथियों कि यदि x के और y के गुणांक यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात यदि बराबर नहीं आता है, तो यदि हम दो समीकरण दे कोई और इन दोनों समीकरणों में x और y के गुणांक का अनुपात निकालें और अनुपात आपस में बराबर नहीं आए, अनुपात यदि आपस में बराबर नहीं आ रहा, तो प्यारे साथियों जो रेखाएं होंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी। कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। हल कैसे होंगे, देखिए मेरी बात सुनिए, आप ध्यान देना। प्रतिच्छेदी रेखा की ग्राफीय स्थिति ऐसी होती है, यानी ये रेखाएं किसी ना किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी। और हल की क्या स्थिति है, यदि रेखाएं एक दूसरे को बिंदुओं पर काटेंगी तो उनके हल होंगे, और जितने बिंदुओं पर काटेंगे उतने ही हल होंगे। यदि एक बिंदु पर काट रहे हैं तो हल एक होंगे, यदि दो बिंदु पर काट रहे हैं तो हल दो होंगे, और यदि अनंत बिंदुओं पर काट रहे हैं तो हल अनंत होंगे। ध्यान देना मेरी बात, यदि रेखा एक दूसरे को काट रही है तो ही हल होंगे,
और हल होंगे तो समीकरण युग्म संगत होगा, अन्यथा क्या होगा, असंगत होगा। तो आ जाइए, प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर काटती है और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय। तो इसको हम दो चीज लिखेंगे, या तो लिखेंगे एक हल, या तो एक या अद्वितीय। आगे आपके पास समझे, या तो एक या फिर अद्वितीय। यदि हल है तो समीकरण युग्म होगा प्यारे साथियों संगत। ये होगी इसकी ग्राफीय स्थिति। आगे आ जाओ, यदि ये दोनों तो बराबर आ जाए, यदि ये दोनों तो बराबर आ जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि जब ये दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरे को चेक नहीं करेंगे, और ये दोनों बराबर आ जाए और तीसरा बराबर नहीं आए तो क्या करेंगे, तो जो रेखा होंगी प्यारे साथियों वो होंगे आपकी समांतर। कैसी होंगी, समांतर। अब समांतर रेखा कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। इसका मतलब साफ है, ये रेखाएं एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ा लो, समांतर रेखाओं के मध्य हमेशा बराबर कोण बनता हुआ जाता है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और यदि ये नहीं काटेंगे, क्योंकि ये काटती तो हल होता, और नहीं काटेंगी तो इनके कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब हल ही नहीं है तो समीकरण युग्म असंगत। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब एक बार तो ये दोनों बराबर नहीं हो, दूसरी बार में ये तो दोनों बराबर हो लेकिन ये नहीं हो इसके बराबर, और तीसरी बार में ये तीनों के तीनों ही बराबर हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्यारे साथियों कि ये रेखा होंगी संपाती, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ओवरलैपिंग करेगी। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या करेगी, ओवरलैपिंग। अब बताइए, क्या पता है कि इस रेखाखंड को ये कितने बिंदुओं पर मिल रही है, कितने बिंदुओं पर काट रही है? नहीं पता ना, क्योंकि प्रत्येक दो संख्याओं के मध्य में, प्रत्येक दो प्रमेय संख्या या सामान्य संख्या मतलब अनंत प्रमेय संख्या होती है। तो यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि इस लाइन पर कितने बिंदु स्थित हैं, ठीक है। और ये संपाती रेखा है तो ये अनंत बिंदुओं पर जाकर स्पर्श कर रही है, तो इसके अनंत या अनेक हल होंगे। तो इसमें लिखेंगे अपन समांतर रेखाएं, तो ये हो जाएंगी संपाती तीसरे कंडीशन की, इनके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। और यदि हल होंगे तो समीकरण युग्म में क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। ये आपको सारणी आनी चाहिए, इनमें से एक सवाल वो जरूर पूछता है, ठीक है। आपको दो समीकरण देगा और समीकरण के आधार पर या तो समीकरण युग्म की स्थिति या उनके हलों की स्थिति या फिर रेखाएं कैसी हैं उनकी स्थिति। रेखा प्रतिच्छेदी है तो हल अद्वितीय और समीकरण युग्म संगत, ये ग्राफीय स्थिति रही। रेखा समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, असंगत, क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटती, ये हल, ये स्थिति होगी ग्राफ की। रेखा संपाती है तो अनेक हल, और ये समीकरण युग्म संगत, ये हुई इसकी व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए, अब यदि ये आपको याद है, मैं आपको 3.1 की स्टार्टिंग करवाने जा रहा हूं, ठीक है। हम इसमें ग्राफीय मेथड पढ़ेंगे और 3.1 का जो सवाल है पहला, वो मैं लिख रहा हूं आपको किस प्रकार से। देखिए, सवाल है आपका कि गणित के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक, या फिर भी ये सवाल ऐसा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए।
और ये आपको जो सवाल हल करना है आपके बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे प्यारे साथियों इसको, तो आ जाइए। पहली बात तो ये है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। उसने कंडीशन दे रखी है जैसे लड़का और लड़की। इसका मतलब ये है कि जो लड़कियों की संख्या है, इन लड़कियों की संख्या है वो इनकी संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। इसका मतलब अगर लड़का 6 है तो लड़की कितनी है? 10। अगर लड़का 4 है तो लड़की कितनी है? 8। यदि लड़का 5 है तो लड़की कितनी है? 9। अगर लड़की 3 है तो लड़के कितने? लड़का 3 है तो लड़कियां कितनी है? 7। इस प्रकार से जो लड़की है वो लड़कों से 4 अधिक है, लड़की है वो लड़कों से क्या है? 4 अधिक है। आ रही है आपकी बात समझ? ये संबंध है। अब ना तो हमको ये पता कि लड़का कितने हैं और ना ये पता कि लड़की कितनी है, और लड़के और लड़कियों की संख्या ही पूछिए तो हम मान लेंगे इस सवाल में, ध्यान दीजिए, माना कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? x। कितनी हो जाएगी? x। और लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे अपन? y। क्या मान लेंगे? y। तो देखिए अब आ जाइए, लड़कों की संख्या x मान ले और लड़कियों की संख्या क्या मान ले? y। पहली कंडीशन क्या है इस सवाल की? ध्यान देना प्यारे साथियों, इस सवाल की पहली कंडीशन है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ में। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, तो इनकी जो संख्या है ना वो इनकी संख्या से 4 अधिक है। मैं अगर इनको ऐसे भी लिख दूं चाहे कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, तो इनकी जो संख्या है वो इनकी संख्या से 4 अधिक है। जो कम होता है उसी की तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये तो पहले से देखो 4 अधिक है लड़कियां, तो इसमें मैं 4 और जोड़ दूं, यदि मैं बराबर करूं यहां पर इसमें 4 और जोड़ दूं तो ये 8 अधिक हो जाएगा, इसलिए मैं यहां 4 जोड़ूंगा। जैसे लड़की 10 है और लड़के 6 हैं, ये 4 अधिक है। अब मुझे बराबर करने तो बताओ इधर ही जोड़ूंगा ना 4, दैट्स ऑल। तो ये हो गया आपका, यहां पर आपका जो समीकरण है वो या तो आपको लिख दूं मैं x माइनस वाई बराबर -4, ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर डायरेक्ट मत लिखो भले, कोई दिक्कत नहीं है। मान आ रहा है y बराबर x प्लस 4 का, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम। पहले हल करेंगे समीकरण 1 से। किसको हल करेंगे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से किस प्रकार से हल करेंगे? तो आ जाइए, यहां से या तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो। मैं जैसे x का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 10 माइनस y, और मान रखते जाएंगे कम से कम। वैसे तो 3 मान निकालते हैं, 2 मानों से काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 मान निकालो। जैसे अब ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, ये आपको रफ कार्य में करनी होती है। जो नहीं सीख पाते ना उनकी कभी कभी अपन कर लेते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो रफ कार्य में कैसे करेंगे? आप अपनी इच्छा अनुसार कोई मान रखिए। यहां पर देखो y का मान रखोगे, अब किसका मान आता जाएगा? x का मान। देखो ग्राफ है, आता है यह जरूर, तो ध्यान दीजिए। जैसे मैं y का मान, जैसे मैं 1 रखूं y का मान, तो 10 में से 1 दे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 9 काफी बड़ी वैल्यू है इन मानों के हिसाब से। तो मैं y का मान 3 रख दूं, तो y का मान 3 रखने पर x का मान 10 में से 3 गए कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। आ रही है समझ में? y का मान में क्या रख दूं? 7 रख दूं, फिर x का मान कितना आ जाएगा? 3। ये 2 वैल्यू आ गई। y का मान 3 रखने पर x का मान 7, और y का मान 7 रखने पर x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ये 2 मान आ गए। मान आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अब आ गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है? y बराबर
x प्लस 4, वो ही आप एक सारणी बनाएंगे छोटी सी 2 खानों की, x और y। यहां x की जगह, जैसे x की जगह मैं 6 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10। x की जगह जैसे मैं 3 रखूं, नहीं, यहां देखो x की वैल्यू 6 रखी तो y का मान कितना आ जाएगा? 10। x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ठीक है, देखो x का मान 3 रखो, y का मान 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहां प्यारे साथियों, यहां बनाएंगे अपन ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, ये 2 अक्ष होते हैं। क्या होते हैं? 2 अक्ष। एक तो x, x डैश, y, y डैश, और ये होता है मूल बिंदु 0 और 0, इसके निर्देशांक होते हैं। अब क्या है, इन पर निर्देशांक लिख दूं मैं, जैसे निर्देशांक लिख दूं, देखो अब आपको पता है कि अधिकतम जो वैल्यू है वो 7 है, यहां y की जो वैल्यू अधिकतम वो 10 है। तो आप चाहो तो भले 2 2 पे, जैसे 2 4 6, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो और ये हो जाएगा 8। 2 4 6 और 8। यहां वैल्यू ऋणात्मक होंगी, -2 -4 -2 -4, यानी इधर की साइड जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? ऋणात्मक वैल्यू होंगी। आ रही मेरी बात समझ? यहां अपन कोने पर मानते हैं पैमाना, माना कि पैमाना x और y अक्ष पर यदि बराबर है तो एक साथ लिख दो। आपने कितने का अंतराल लिया है? 2 2 का, तो ये हो जाएगा 2 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। क्या हो जाएगा? 2 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। तो देखिए, अब मान रखिए x का मान क्या है? 7 पहले समीकरण में, और y की वैल्यू कितनी है? 3। x का मान 7 का होगा 4 और 6 के बीच में ये, और y की वैल्यू 3 कहां होगी? 2 और 4 के बीच में। तो यहां से आप चलोगे और ये मान यहां आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 7,3। इसको बिंदु ए बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ए। दूसरा है 3,7, यानी 3 तो है x का मान, तो 2 और 4 के बीच में होगा। 7 है y का मान, तो 6 और 8 के बीच में होगा। आप इसको यहां से और ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा बिंदु बी। ये हो जाएगा, पहले x का मान लिखते हैं और पीछे किसके लिखते हैं? y का। 3,7। इनको मिलाती हुई एक सीधी लाइन खींचिए आप, ऐसे। ठीक है, इनको मिलाती हुई एक सीधी लाइन खींचेंगे, और इस लाइन के ऊपर इस समीकरण को लिखेंगे, जो पहला समीकरण था आपका x प्लस वाई बराबर 10। आ रही मेरी बात समझ में? ये लाइन खींच गई। दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू है प्यारे साथियों, x का मान 6 और y का मान 10। x का मान 6 और y का मान 10, यानी कि y और ऊपर जाएगा, तो y का मान 10 और x का मान 6। तो ये देखो लगभग यहां होगा मान, ये यहां पर जो पैमाना है इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, यहां पैमाना लिखना होता है। तो ये 10 आपके पास तो ग्राफ में काफी जगह होती है, और ये हो गया प्यारे साथियों, तो ये हो गया बिंदु P 6,10। y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू कितनी? 6। ठीक है, यहां पैमाना लिख देते हैं, माना कि पैमाना, माना कि पैमाना x और y अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। ठीक है, आ जाइए। दूसरा बिंदु है 3,7, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, यानी वो बिंदु यही है। Q बिंदु भी यहीं पर है, Q बिंदु भी यहीं पर है, और इनको मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे, ऐसे। ये रेखा खींच दें, और इस रेखा का जो समीकरण है
वो है प्यारे साथियों y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4, और इसका समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10। ये दोनों रेखाएं जहां काट रही हैं वहां x का मान 3 है और y का मान 7 है। x का मान क्या है 3 और y का मान 7 है। आप कैसे भी मान रख लेना, आपकी रेखाएं भी वहीं प्रतिच्छेद करेंगी। आ रही है मेरी बात समझ में? और इस प्रकार से जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो यही इनकी हल उत्तर होगा। यानी x क्या माना था आपने, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जो है वो 3, और y माना था लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या y बराबर कितनी आ गई 7। यही इसका क्या है उत्तर है। आगे बात समझ में? इस हिसाब से आप ग्राफ के सवालों को हल करेंगे। ये हुआ आपका पहला सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए अगले दूसरे सवाल पर। दूसरा जो सवाल है वो है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। देखिए साथियों, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा है, तो पहले तो अपन इसको मानेंगे। पहले का दूसरा सवाल है ये, तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक कलम का मूल्य y रुपए। आगे मेरी बात समझ? देखो, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा था, वो हमने मान लिया, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य है। अब देखो, यदि कोई आपसे बोल दे कि एक पेंसिल 5 रुपए की आती है, तो 2 कितनी कहेंगे, 10 की, 3 कितनी कहेंगे, 15 की, 4 कितनी कहेंगे, 20 की। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो बताओ 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। एक कलम का मूल्य y है, तो 7 का कितना होगा, 7y। तो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखो, ये हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन है प्यारे साथियों, 7 पेंसिलों का 7x, 5 कलमों का 5y और बराबर मूल्य है 46। समीकरण नंबर 2। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। आ जाइए, अब इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। और ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए। तो पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 से। तो 1 में आप मान कैसे भी निकाल लो, किसका भी, मैं 5x का निकाल दू, 5x बराबर 50 माइनस 7y। या तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, और यहां से x का मान निकालेंगे तो 5 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग, और एक छोटी सी यहां क्या बना लेंगे, सारणी। ऊपर x और नीचे y। यह y का मान रखेंगे और मान किसका आएगा, x का। मान ऐसा रखना है कि इसको घटाने पर जो पूर्णांक राशि आए उसमें 5 का क्या चल जाए, भाग चल जाए। तो देखो, मैं y की जगह यदि 0 रख दूं, y की जगह कितना रख दूं, 0, तो 7 इंटू 0 करने पर 0, और 50 में 5 का भाग चला जाता है। y की जगह कितना रखा, 0, तो 50 में 5 का भाग क्यों, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितनी बार गया, 10 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। फिर y का मान कुछ ऐसा रखो जिससे कि 50 में घटाने पर, जैसे देखो 1 रखूंगा मैं, तो 50 में से 1 तो 43, ये 7 जाएंगे, नहीं बचेगा। 2 रखूंगा तो 50 में से कितने जाएंगे, 14, और ये इकाई का अंक 6 बच रहा है, नहीं। 3 रखूंगा तो 7 या 21, ये 9 बचेगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग जाएगा जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 होगा। 7 28, इसमें भी नहीं जा रहा, 2, और 7 पंजे 35, इसमें जा रहा है। यानी कि y की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, 5। तो ये हो जाएगा 35, और 50 में से 35 जाते हैं तो 15 बचते हैं, और 15 में 5 का भाग कितनी बार, 3 बार। ये 2 वैल्यू है x की और y की। उसी प्रकार से अपन हल करेंगे समीकरण 2 को।
y का निकालो, x का निकालो। चलो यहां आपने x का निकाला, यहां y का निकालो। 5y बराबर 46 माइनस के 7x, और y का मान निकालेंगे तो यहां 5 का क्या लग जाएगा, भाग। अब ध्यान दीजिए, आपको यहां पर ऐसी संख्या रखनी है कि 46 में से उसको घटाएं और फिर भाग किसका चला जाए, 5 का चला जाए। यहां एक छोटी सी सारणी बनाएंगे आप, ठीक है, ऊपर x और नीचे y। अब 46 में से जब 7 जाते हैं तो प्यारे साथियों 39 बचते हैं, नहीं जाएगा। 46 में से यदि x की जगह 2 रखेंगे तो कितने जाएंगे, 14, भाग नहीं जाएगा। यदि 3 रखेंगे तो 21, और 46 में से 21 जाएंगे तो ये बचेंगे 25। इसका मतलब x की जगह 3 रखो, x की जगह 3, तो 3 रखने पर 46 में से 21 तो 25, और 25 में 5 का भाग 5 बार, यानी ये हो गया 3 और 5। एक मान और रखो आप, 4 रखने पर 4 सत्ते 28, नहीं जाएगा। 5 रखने पर 5 7 35, 46 में से 35 11। 6 रखने पर 42, और 46 में से 42 तो ये बचेंगे 4। 7 रखने पर 7 7 49, नहीं जाएगा। और 7 8 56, 8 रख लो, x की वैल्यू कितनी रख लो, 8, तो ये हो जाएगा देखो माइनस के 56 और प्लस के 46, तो ये बचेंगे माइनस के 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखी, 8, तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 46 माइनस 56 माइनस 10 और माइनस 10/5 का मतलब माइनस के 2, ये मान आ गए। अब इनको जैसे मैंने इससे पहले सवाल में दर्शाया था, यहाँ ग्राफ में आराम से दर्शा दो, यहाँ पैमाना लिख दो, x x डैश y y डैश, ये मूल बिंदु निर्देशांक 0,0। आप मान लो जो भी मान 2 2 के 1 1 के अंतराल में है, और आराम से आपका जो उत्तर होगा वही दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। फिर वो एक पेंसिल और एक कलम का मूल आएगा, एक पेंसिल जो x का मान आएगा, एक कलम जो y का मान आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में a1/a2, b1/b2, c1/c2 के आधार पर बताइए कि रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। जस्ट अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था आपको किस प्रकार से निकालेंगे। तो x के गुणांक तो a1 a2, y के गुणांक b1 b2 और अचर पद होते हैं c1 c2। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे, वो क्या है 5/7। फिर b1/b2 का निकालेंगे, वो क्या है -4/6, 2 2 4 और 2 3 6, -2/3। बताइए ये दोनों बराबर है क्या? यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका यही एंड कर देंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। आगे बात समझ में, यहां पर निकालो a1/a2 9/18, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। b1/b2 ये हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। c1/c2 12/18, कितना हो जाएगा 12/18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका मतलब यहां पर जो ये है, देखो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों यदि बराबर आ गए तो तीसरी को चेक करेंगे, ये बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, तो अतः बताओ कैसी स्थिति है, कैसी होंगी रेखाएं, रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। आगे आ जाओ, ये देखो a1/a2 बराबर 6/2, 2 3 6। b1/b2 बराबर -3/-1, तो ये हो जाएगा 3। तो इन दोनों का अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 ये बराबर है, तो c1/c2 निकालो, ये आ जाएगा 10/9। ये बराबर नहीं है, ये 10 है और इसका मान कितना है 9 है। इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी।
यदि ये तीनों बराबर आ जाते तो रेखा कैसी होती, समपाती होगी। ठीक है, आगे यदि इसमें कोई सवाल और रहा होगा तो अपन करेंगे। ठीक है, और यदि नहीं रहा तो अगले तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए ये 9x + 3y + 12 और ये 18 नहीं, सॉरी, ये 24 था। ये कितना था, 24। तो ये 24 होगा, तो ये 12 कम 12 और 12 दूआ 24। सॉरी। तो ये क्या है, दोनों मान ये बराबर हो जाएंगे तीनों, और ये बराबर होंगे तो फिर तो भैया रेखा क्या होंगी, समपाती होंगी। ये मान गलत लिखा हुआ गया एक, ये 24 था। ठीक है, तो ये तो बराबर आ गए, तो बराबर आ गए तो फिर रेखा कैसे होगी, समपाती। तो तीनों कंडीशन हो गई, समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी। बात आ रही है समझ में? इस हिसाब से ये सवाल कंप्लीट हुआ आपका। अगले सवाल के लिए मिलते हैं। 3 पॉइंट जो एक आपकी प्रश्नावली है, जो आपके 3.1 है, उसको कंप्लीट करेंगे अपन अगली वीडियो में। आगे बात समझ में? कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 3.2। धन्यवाद साथियों मेरे साथ बने रहने के लिए। कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे कि और भी आपके भाइयों का सहयोग हो सके। ठीक है, मैं आपको बहुत कीमती समय से कुछ समय निकाल करके वीडियो अपलोड करता हूं। समय नहीं रह पाता, लेकिन फिर भी कभी सुबह के 5 बजे, कभी रात के 10 बजे, 11 बजे वीडियो शूट करता हूं और फिर उसको अपलोड करता हूं डेली शाम 4 बजे। कोशिश करता हूं फिक्स 4 सवा 4 के बीच में आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमें भी कुछ उत्साह प्रदान हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।